आज तक तो आप लोगों ने लोगों को नकली नोट्स, नकली कॉइन्स, नकली डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स बनाते हुए सुना होगा। मगर ये अनोखी और अजीबोगरीब कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने कसीनो में खेले जाने वाले चिप्स के भी नकली चिप्स बना दिए और कई मिलियन डॉलर्स के यूएस फ्रॉड को अंजाम दिया, जिसका पता चलने पर लोग हक्का बक्का रह गए। ये नकली चिप्स इतनी सफाई और बारीकी से बनाए गए कि कसीनो में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो रहा है। हालांकि कसीनो के इतिहास में आज तक कई फ्रॉड्स हुए, मगर ये एक ऐसा फ्रॉड था जिसके बारे में आज तक ना किसी गैम्बलर ने सोचा और ना ही सुना। तो आखिर कौन था ये मास्टरमाइंड, और वो कौन सा अनोखा और अद्भुत तरीका था जिसकी वजह से वो ये नकली कॉइन्स बनाकर एक आम आदमी से मिलियनियर बन गया? और क्या वो इस फ्रॉड के बाद कभी पुलिस के हाथ लगा? ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जहां एरिक मोरिकावा नाम का एक शख्स लास वेगास में रहता था। एरिक का एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था जिसमें वो छोटी मोटी दुकानों और घरों के मेंटेनेंस और रिपेयर का ठेका लिया करता था। क्योंकि एरिक कंस्ट्रक्शन लाइन का एक बहुत ही छोटा प्लेयर था और यही वो वजह थी कि उसे मिलने वाले काम भी बहुत ही छोटे होते थे और उसमें पैसे भी बहुत ही कम मिलते थे। एरिक हर वक्त इसी जद्दोजहद में लगे रहता था कि उसे किसी तरह बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, और इसी दौरान उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे कसीनो में पेंटिंग और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। इस कसीनो से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद मानो उसकी किस्मत ही खुल गई और अब उसे दूसरे कसीनो से भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, जिसकी वजह से एरिक को अब और ज्यादा लोग अपनी कंपनी में शामिल करने पड़े ताकि वो अपने बढ़ते हुए बिजनेस को संभाल सके और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। एरिक अब काफी खुश था क्योंकि अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी और अब वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। और इसी दौरान एक दिन कैफे में कॉफी पीते हुए उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था जेरेमी। जेरेमी वही शख्स था जिसकी वजह से इस कहानी में आगे चलकर कई मोड़ आने वाले हैं और वो इस कहानी का एक अहम हिस्सा होने वाला है। बहरहाल कैफे में एरिक और जेरेमी की बातचीत शुरू हो जाती है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि वो दोनों एक ही फील्ड में काम करते हैं। इस बातचीत के दौरान एरिक इस बात से बेखबर था कि जेरेमी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से उस पर कुछ केसेस भी चल रहे थे, जिसमें से एक केस धोखेबाजी का भी था। बहरहाल एरिक जेरेमी से कहता है कि उसे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है और क्योंकि उसकी कंपनी में काम भी बढ़ रहा है इसीलिए उसे और लोग चाहिए जो उसके साथ काम संभाल सके, और वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। सन 2000 से सन 2004 के बीच का वक्त एरिक और जेरेमी के लिए एक सुनहरा दौर साबित होता है जिसमें उन्होंने बढ़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स और काम की वजह से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बनाया और बहुत ही अच्छे पैसे भी कमाए। जेरेमी जो पहले कभी क्रिमिनल हुआ करता था वो अब इस कंपनी का एक भरोसेमंद और काबिल पार्टनर था जिसने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा किया था। मगर वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि सन 2004 के बाद उनका ये सुनहरा सफर खत्म होने वाला है और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सन 2004 कसीनो के लिए वो दौर था जहां उन्हें कुछ डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से एरिक और उसकी कंपनी को मिलने वाले रिपेयर्स और मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स काफी कम हो गए। कॉन्ट्रैक्ट्स कम होने की वजह से एरिक और जेरेमी दोबारा वही आकर खड़े हो गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं थे इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो शहर के बाहरी हिस्सों यानी कि सबर्ब्स में भी काम करेंगे, क्योंकि सबर्ब्स में मिलने वाले काम बहुत ही छोटे होते थे और उसमें पैसे भी बहुत ही कम मिलते थे, जिसकी वजह से एरिक को कई लोगों को अपनी कंपनी से निकालना पड़ा था क्योंकि वो उनकी सैलरीज नहीं दे पा रहा था। एक शाम एरिक और जेरेमी दो वर्कर्स के साथ अपनी कार में बैठकर काम से घर वापस लौट रहे थे कि तभी एरिक की नजर एक बिलबोर्ड पर पड़ती है। ये कसीनो का एडवर्टाइजमेंट था जिसमें एक बड़ा सा चमकता हुआ कॉइन था। पहले तो एरिक इस कॉइन को ध्यान से नहीं देखता है, मगर तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जो उन सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। एरिक सोच में डूबे हुए लहजे में जेरेमी से पूछता है कि क्या इन कसीनो कॉइन्स के नकली कॉइन्स बनाना मुमकिन है, जिसका जवाब जेरेमी और बाकी दो वर्कर्स देते हैं कि इसे बनाना मुमकिन है और वो इसे बना सकते हैं। ये वो पल था जहां इस पूरे फ्रॉड की प्लानिंग शुरू हो जाती है और उनमें यह तय होता है कि वो इन कॉइन्स चिप्स के इतने बेहतरीन नकली चिप्स बनाएंगे कि किसी के लिए भी इन्हें पहचानना नामुमकिन होगा। हालांकि ये एक बहुत ही रिस्की काम था, मगर वो सभी कसीनो के साथ फ्रॉड करने के आइडिया से इतना एक्साइटेड थे जिसे करने के बारे में आज तक किसी ने ना सोचा था और ना ही हिम्मत दिखाई। वो सभी पैसे कमाने के साथ साथ कसीनो को एक सबक भी सिखाना चाहते थे, क्योंकि इन्हीं कसीनोस ने अब उन्हें काम देना बंद कर दिया था
जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। प्लान रेडी होने के बाद सबसे पहले एरिक और उसकी टीम एक कसिनो पहुंचती है और यहाँ वो जुआ खेलने नहीं बल्कि वो कसिनो चिप्स लेने आए थे जिनके वो नकली चिप्स बनाने वाले थे। आपको बताता चलूं कि कसिनो में पैसे देकर ये कॉइन चिप्स लिए जाते हैं और इन चिप्स से टेबल पर जुआ खेला जाता है, जिसके बाद जीते हुए कॉइन्स को काउंटर पर ले जाकर कैश करवाया जाता है और एरिक भी कुछ पैसे देकर ये कॉइन्स ले लेता है और कसिनो से बाहर आ जाता है। एरिक और उसकी टीम ये कॉइन्स लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां एरिक कभी अपने कंस्ट्रक्शन का सामान रखता था और अब ये जगह एक वेयर हाउस से एक लैब में बदल गई थी जहां वो अपने इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। वेयर हाउस पहुंचने के बाद वो लोग सबसे पहले उन चिप्स कॉइन को बहुत ही सफाई से काटते हैं ताकि वो उसकी बारीक से बारीक डिटेल जैसे कि मटेरियल, वेट, टेक्सचर और यहाँ तक कि कॉइन्स के आपस में टकराने पर कैसी आवाज निकलती है उसके बारे में जान सके। ये कॉइन्स मिट्टी और बालू से बने हुए थे जिन्हें हाई प्रेशर में कंप्रेस करके बनाया गया था ताकि उनमें मजबूती और एक अलग फील आ सके। एरिक और उसकी टीम भी इस प्रोसेस को दोहराने के लिए सभी जरूरी सामान इकट्ठा करती है और मिट्टी और बालू को कंप्रेस करके इन चिप्स को बनाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका बनाया हुआ कसिनो चिप्स असली वाले कसिनो चिप्स से अभी भी बहुत दूर था। कई कोशिशों के बावजूद भी वो इन चिप्स को बनाने में नाकाम रहे क्योंकि इन कसिनो चिप्स को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी उसमें हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर की भी जरूरत थी और ये एरिक और उसकी टीम के लिए नामुमकिन था क्योंकि इसके लिए उन्हें बहुत ही महंगी मशीन्स की जरूरत पड़ने वाली थी। ये दिन ब दिन एरिक के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था क्योंकि उसे ऐसे कसिनो चिप्स बनाने थे जिनका लुक, वेट, साउंड बिल्कुल असली कसिनो चिप्स की तरह हो, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि कसिनो में काम करने वाले ट्रेंड स्टाफ नकली चिप्स को बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। इन कॉइन्स की बारीक से बारीक डिटेल्स को मिलाना एक बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स काम था और इस बात का एहसास होने के बाद एरिक को ये समझ आने लगता है कि उसे इस काम के लिए बहुत ही सफाई, एक्सपर्टीज और कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल कई हफ्तों की नाकाम कोशिश के बाद एरिक के वेयरहाउस में हर जगह सैकड़ों नकली चिप्स जमीन पर फैले पड़े थे जो किसी भी एंगल से असली कसिनो चिप्स से मैच नहीं हो रहे थे। वो तरीका बदल बदल कर हर बार इन चिप्स को बनाने की कोशिश करते, मगर कभी उनके वेट में फर्क आ जाता तो कभी उनकी आवाज में। अब एरिक और उसकी टीम की उम्मीदों पर धीरे धीरे पानी फिरने लगता है और जो फ्रॉड ऑपरेशन उन्हें शुरुआत में बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा था उसे फेल होता देख उनका कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। धीरे धीरे टीम के वर्कर्स भी खुद को इस ऑपरेशन से अलग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें अब ये डर सताने लगता है कि कहीं वो नकली चिप्स के साथ पकड़े न जाएं। अब इस पूरी टीम में महज एरिक और जेरेमी ही बचे थे जो अपने टूटे हुए सपने के साथ खड़े थे, मगर एरिक के हौसले अभी भी बुलंद थे और इसी उलझन और कश्मकश में एरिक के दिमाग में एक बेहतरीन और अनोखा आइडिया आता है। इस बार एरिक फैसला करता है कि वो नकली चिप्स बनाने की मुश्किल तरीके को छोड़कर असली कसिनो चिप्स को मॉडिफाई करेगा। वो अपने इस नए प्लान के बारे में जेरेमी को बताते हुए उससे ये कहता है कि वो छोटे अमाउंट के कसिनो चिप्स को बड़े अमाउंट में बदलेगा, जिसका मतलब था कि वो कसिनो से $1 के चिप्स लेकर उन्हें $100 के चिप्स में बदल देंगे, क्योंकि ये एक जेन्युइन आइडिया था। और इस आइडिया के कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कसिनो में मिलने वाले हर चिप्स कॉइन्स पर अमाउंट जरूर अलग अलग होते थे, मगर उनका साइज, वेट, साउंड बिल्कुल सेम होता था। अपने इस आइडिया को और पुख्ता करने के लिए एरिक कसिनो से अलग अलग अमाउंट और कलर के कुछ कॉइन्स ले आया और जब उसने उनके साइज, टेक्सचर, वेट, साउंड को चेक किया तब वो सब बिल्कुल सेम थे। इस खुलासे के बाद एरिक और जेरेमी के अंदर एक उम्मीद फिर से जाग उठी और वो महज कसिनो चिप्स के ऊपर लिखे अमाउंट को बदलकर नकली चिप्स बनाने की परेशानी से बच सकते थे। अब एरिक और जेरेमी दोबारा इन चिप्स के अमाउंट को बदलने के अलग अलग तरीकों पर काम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो ये जानते थे कि इसमें रिस्क भी है, मगर ये वो अनोखा और नया तरीका था जिससे वो कसिनो को धोखा देने में कामयाब हो सकते थे। हालांकि सभी कसिनो के चिप्स का साइज, वेट और आवाज बिल्कुल सेम थी, मगर इसके बावजूद भी एक बड़ी परेशानी एरिक और जेरेमी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो थी कसिनो चिप्स के ऊपर लिखे अमाउंट का कलर, क्योंकि उन्हें $1 के चिप्स को $100 में बदलना था और इन दोनों के कलर्स में एक बहुत ही बड़ा फर्क था और कलर्स को सेम रखना भी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जरा सी भी कमी होने पर वो लोग पकड़े जाते और उनका प्लान फेल हो जाता। इससे निपटने के लिए एरिक अपने वेयरहाउस में बहुत सारी डाइस, कलर कॉम्बिनेशन चार्ट
और इन कलर्स को मिक्स करने के लिए मिक्सिंग टूल ले आता है। अब उसके पास इन कसिनो चिप्स के अमाउंट को बदलने का सारा जरूरी सामान तो था, मगर अब जरूरत थी एक ऐसे हाथ की जो इस कला में माहिर हो। और अब वक्त आता है जेरेमी का अपने हुनर दिखाने का, क्योंकि जेरेमी पहले फॉर्जरीज करता था और इसी वजह से उसे कलर्स की हूबहू कॉपीज बनाने में महारत हासिल थी, और यही वो चीज थी जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब जेरेमी और एरिक मिलकर अलग अलग कलर के कॉम्बिनेशन से एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। लगभग 100 से 150 ट्रायल करने के बाद उनके हाथ पहली कामयाबी लग जाती है और वो दोनों वो कलर बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो हूबहू चिप्स पर लिखे अमाउंट के कलर से मैच हो रहे थे। कसिनो चिप्स का वेट और कलर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद अब जो सबसे जरूरी और आखिरी काम बचा था वो था चिप्स के ऊपर लगे अमाउंट का स्टिकर, और ये उनके पिछले किए गए कामों के मुकाबले काफी आसान था। जेरेमी चिप्स पर लगे इन स्टिकर्स को निकालने के लिए उन्हें उबलते हुए पानी में डाल देता है, जिसकी वजह से स्टिकर का ग्लू आसानी से निकल जाता है, और फिर वो बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही सफाई से इन स्टिकर को चिप्स के ऊपर से हटा देता है। इसका साफ मतलब था कि अब वो $1 के स्टिकर को कसिनो चिप्स से हटाता है और उसके ऊपर अपना बनाया हुआ $100 का स्टिकर लगा देता है, जो हूबहू चिप्स के कलर से मैच हो रहा था। जेरेमी ने इन $100 के स्टिकर को कंप्यूटर पर डिजाइन किया था, और ये स्टिकर इतनी सफाई से कसिनो चिप्स पर लगाए गए थे कि वो खुद भी इन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि अब असली कसिनो चिप्स और नकली कसिनो चिप्स में कोई फर्क नहीं था। एक परफेक्ट कसिनो चिप्स बनाने के बाद भी एरिक बहुत ज्यादा चौकन्ना था, और एक बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी कि कसिनो के पास इन चिप्स को पहचानने का और कोई तरीका भी जरूर होगा, और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। कसिनो इन चिप्स को पहचानने के लिए एक और तरीके का इस्तेमाल करते थे, और वो ये था कि चिप्स के स्टिकर में कुछ छुपी हुई मार्किंग्स होती थी जिन्हें नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता था। अपने इसी शक को दूर करने के लिए एरिक ब्लैक लाइट ले आता है, और जैसे ही वो इन असली कॉइन्स चिप्स को ब्लैक लाइट के सामने रखता है, वो देखता है कि चिप्स के स्टिकर पर एक खास तरह का मार्क है जो इन ब्लैक लाइट में चमक रहा था। एरिक को भी ये समझ आ गया था कि ये वो आखिरी सिक्योरिटी फीचर है जिसे कॉपी करने के बाद उनके बनाए हुए कसिनो चिप्स को कोई भी नहीं पकड़ सकता। एरिक सबसे पहले एक स्पेशल पेन का इंतजाम करता है जिसकी मदद से वो ये चमकने वाली मार्किंग चिप्स के स्टिकर पर बना सके। बहरहाल वो स्पेशल पेन की मदद से इन स्टिकर्स पर हूबहू वैसी ही मार्किंग्स बनाने में कामयाब हो जाता है। लगातार कई महीनों की मेहनत और कोशिश के बाद वो एक ऐसे परफेक्ट कसिनो चिप्स बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो हूबहू असली कसिनो चिप की तरह था और जिसे पहचानना नामुमकिन था। इसका साफ मतलब था कि अब वो $1 पर $99 कमाने वाले थे, और ये उन्हें इतना अमीर बनाने वाला था जितना उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कसिनो चिप बनाने के बाद जो अगला कदम था वो था इन चिप्स को कसिनो में चलाना, मगर एरिक हर कदम पर बहुत ही चौकन्ना था, और इसीलिए उनमें यह तय होता है कि जेरेमी महज $100 के 3 कसिनो चिप्स लेकर कसिनो के अंदर जाएगा और उन्हें कैश कराएगा। ये वही कसिनो चिप्स थे जिसे उन्होंने $1 से $100 में बदला था, और इन्हीं चिप्स को लेकर जेरेमी लास वेगस के कसिनो ग्रीन वैली रांच पहुंचता है। हालांकि जेरेमी अंदर से बहुत ही डरा हुआ और घबराया हुआ था, मगर वो कॉन्फिडेंस के साथ कसिनो के कैशियर के पास पहुंचता है और उसे वो $300 के कसिनो चिप्स दे देता है कैश करवाने के लिए। जेरेमी की हैरत का ठिकाना तब नहीं रहा जब कैशियर ने उसे 3 चिप्स के बदले $300 कैश दिए। हालांकि ये देखने में एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन था, मगर एरिक और जेरेमी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी, और उनके बनाए हुए नकली चिप कॉइन्स कसिनो में पास हो चुके थे। बहरहाल जेरेमी $300 लेकर कसिनो से बाहर निकलता है और सीधा उस कार की तरफ बढ़ता है जिसमें एरिक बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कसिनो से कार तक का फासला तय करने के दौरान उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और उसे हर पल यही डर सता रहा था कि कहीं कोई उसे पीछे से आवाज ना दे दे या उसे आकर पकड़ न ले। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो कार के अंदर जाकर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही एरिक फौरन कार स्टार्ट करता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, और जेरेमी जैसे ही उसे $300 निकाल कर देता है, ये देखते ही एरिक की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। वो दोनों इस छोटी सी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए एक शैंपेन की बोतल लेते हैं और सीधा अपने गैराज पहुंच जाते हैं।
इस कामयाबी से उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और उनका डर भी बिल्कुल खत्म हो गया था और इसी वजह से अब वो रोज 25 से 30 कसिनो चिप्स को $1 से $100 में बदलने लगे, जिसकी वजह से उनकी कमाई अब हर रोज बढ़ती ही जा रही थी। इसी दौरान जेरेमी एरिक से कहता है कि बार बार कसिनो में सिर्फ चिप्स कैश करवाने से किसी को उन पर शक हो सकता है और इसीलिए उनमें यह तय होता है कि अब वो टेबल पर थोड़ा बहुत जुआ खेलेंगे, जिसमें वो नकली चिप्स को असली चिप्स के साथ बदल देंगे। ऐसा करने के पीछे की वजह ये थी कि ये देखने में बिल्कुल नेचुरल गैम्बलिंग गेम दिखाई दे, जिसमें गेम जीतने के बाद प्लेयर अपने चिप्स कैशियर के पास कैश करवा लेता है और अपने इस फ्रॉड ऑपरेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए एरिक और जेरेमी के लिए ये बहुत ही जरूरी भी था। उनकी स्ट्रेटेजी उनके लिए इतना बेहतरीन काम कर रही थी कि वो अपने फ्रॉड ऑपरेशन से कमाए हुए पैसों से अलग अलग अमाउंट की असली कसिनो चिप्स लेने लगे, जिसकी वजह से कसिनो का भी उन पर कोई शक नहीं जाता और वो दूसरे गैम्बलर्स की तरह इन चिप्स को लेकर गैम्बलिंग टेबल पर बैठ जाते। 2-3 चिप्स गैम्बलिंग करने के बाद उन दोनों में से एक वॉशरूम में चला जाता और ये वो जगह थी जहां कैमरास नहीं लगे थे और ना ही कोई सिक्योरिटी थी। वॉशरूम के अंदर पहुंचने के बाद वो इन असली और नकली कसिनो चिप्स को आपस में बदल देते और फिर वापस टेबल पर आकर इन्हीं नकली कसिनो चिप्स से जुआ खेलते, जिसकी वजह से ये चिप्स टेबल पर रखे असली कसिनो चिप्स में मिल जाती। सीसीटीवी कैमरास से देख रहे सिक्योरिटी गार्ड और आसपास खड़े ट्रेंड स्टाफ भी इस बात से बेखबर थे कि एरिक और जेरेमी उस फ्रॉड को अंजाम दे रहे हैं जिसके बारे में ना तो उन्होंने कभी सोचा और ना ही कभी सुना। वो दोनों जानबूझकर ऐसे एंगल में खड़े होकर कसिनो चिप्स लेते जिससे वो सीसीटीवी कैमरास की नजर में ना आए और जब वो इन चिप्स को कैश करने जाए तो किसी को उन पर कोई शक ना हो। ये अब उनके लिए एक रोज का रूटीन हो गया था और अपने बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस की वजह से वो $100 की जगह 500 से 1000 और 1000 से 25,000 तक की नकली कसिनो चिप्स बनाने लगे। उनका ये नकली कसिनो चिप्स बनाने का ऑपरेशन अब एक नई ऊंचाई को छू रहा था, जिसकी वजह से अब वो हर महीने $1 लाख तक कमा रहे थे। इस बढ़ती हुई दौलत से उनकी जिंदगी और रहन सहन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया और अब वो लोग एक ऐसी जिंदगी जीने लगे जैसा उन्होंने सपनों में भी नहीं सोची थी। एरिक अब अपनी बीबी के साथ लास वेगास के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा और साथ ही साथ लग्जरी ब्रांड के कपड़े भी पहनने लगा। हद तो तब हो गई जब एक बार उसकी बीबी ने शॉपिंग के दौरान एक साथ 100 हैंडबैग्स खरीद लिए जिनकी कीमत $2 लाख थी। जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ उनकी लापरवाही भी बढ़ती जा रही थी और यही लापरवाही आगे चलकर उन्हें बहुत भारी पड़ी। एक छोटे से वेयरहाउस से शुरू किया गया नकली कसिनो चिप्स का ऑपरेशन इतना बड़ा बन चुका था कि अब वो इतनी दौलत कमा रहे थे जितना गैम्बलर्स जुआ खेल कर भी नहीं कमा पाते। मगर लास वेगास वो शहर है जहां लोग कुछ पल में अमीर और गरीब बन जाते हैं और यहाँ लिया हुआ कोई भी रिस्क अपने साथ कई परेशानियां भी लेकर आता है और यही जेरेमी के साथ हुआ। जेरेमी जिसे शराब और ड्रग्स की लत थी वो अब अक्सर बहुत ज्यादा अय्याशी करने लगा। एक रोज वो एक औरत के साथ बैठकर शराब पी रहा था और ड्रग्स ले रहा था और तभी उससे वो गलती हुई जिसकी वजह से इस पूरे ऑपरेशन का पर्दाफाश हो गया। जेरेमी शराब और ड्रग्स के नशे में उस औरत को अपने इस पूरे फ्रॉड ऑपरेशन की डिटेल बता देता है कि कैसे वो लोग नकली कसिनो चिप्स बनाते हैं और कैसे उन्हें कसिनो में चलाते हैं। जेरेमी इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि ये गलती उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है और वो किन किन परेशानियों का सामना करने वाला है। इस खुलासे के बाद उस औरत को लगने लगा कि वो जेरेमी की इस कमजोरी का फायदा उठा सकती है और वो जेरेमी को ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठना शुरू कर देती है। अब वो अक्सर जेरेमी को फोन करके उससे ये कहती कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये सब कुछ पुलिस को बता देगी, जिसके बाद जेरेमी उसे पैसे दे देता और ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। एरिक को जब इस ब्लैकमेलिंग के बारे में पता चला तो वो इस बारे में जेरेमी से बात करता है और क्योंकि उनका ये ऑपरेशन जेरेमी की वजह से खतरे में पड़ा था इसीलिए उन दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। बहरहाल इन सारी परेशानियों के बावजूद भी वो अपना फ्रॉड ऑपरेशन जारी रखते हैं इस उम्मीद में कि वो पुलिस के हाथ नहीं लगेंगे, मगर इस बार किस्मत उनका साथ छोड़ देती है। एक रोज सुबह एरिक अपने घर पर आराम कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजा खोलने से पहले एरिक पूछता है कि बाहर कौन है, जिसके जवाब में बाहर खड़ा शख्स कहता है कि वो उसका पड़ोसी है। दरवाजा खोलते ही वो शख्स एरिक से कहता है कि उसके बेटे की बॉल उसके गार्डन में आ गई है और एरिक जैसे ही अपने गार्डन की तरफ जाने के लिए पलटता है
वो शख्स एरिक पर अटैक करते हुए उसे जमीन पर लिटा देता है। अचानक हुए हमले से घबराया एरिक जब उससे पूछता है कि वो कौन है, तब वो शख्स बताता है कि वो एक फेडरल एजेंट है। और इसी दौरान बाकी पुलिस ऑफिसर भी घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही वो पूरे घर की छानबीन शुरू कर देते हैं, जहां वो उस वेयरहाउस तक पहुंच जाते हैं जहां एरिक और जेरेमी नकली कसिनो चिप्स बनाने का काम करते थे। वेयरहाउस के अंदर पहुंचने के बाद वो जगह जगह कसिनो चिप्स पड़े हुए देखते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक प्रिंटर, प्रिंटिंग मशीन, डाइस और कलर्स को मिक्स करने वाले टूल्स भी मिलते हैं। इसी दौरान जेरेमी भी एरिक से मिलने के लिए वहां पहुंच जाता है और पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस के हाथ वो पुख्ता सबूत लग चुका था जिसकी वजह से उनका ये मास्टरमाइंड ऑपरेशन पूरी तरह पकड़ा गया और इसके पीछे की वजह थी खुद जेरेमी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन दोनों को सीधा जेल भेज देती है, जहां वो दोनों अपनी बेल के लिए अर्जी देते हैं। क्योंकि ये मामला कसिनो फ्रॉड से जुड़ा था, इसीलिए कोर्ट भी उनकी बेल की रकम को $5 मिलियन रखती है, जिसका इंतजाम करना उन दोनों के लिए लगभग नामुमकिन था। जेल में सजा काटने के दौरान एरिक की मुलाकात एक रशियन कैदी से होती है और इसी कैदी की वजह से एरिक दोबारा परेशानियों में पड़ने वाला था। ये रशियन कैदी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक जाना माना नाम था और जब उसे एरिक के कसिनो चिप फ्रॉड के बारे में पता चला, तब वो एरिक के सामने एक नए फ्रॉड ऑपरेशन में पार्टनरशिप का ऑफर रखता है। वो एरिक से कहता है कि ये ऑपरेशन काफी बड़े पैमाने पर होगा और एक बार वो लोग जेल से बाहर निकल जाए तो वो इसे शुरू कर सकते हैं। जहां एक तरफ जेरेमी ने फ्रॉड ऑपरेशन से कमाए हुए सारे पैसे शराब और ड्रग्स में उड़ा दिए थे, वहीं एरिक ने कुछ पैसे छुपा कर रखे थे जिसके बारे में पुलिस नहीं जानती थी। इन्हीं छुपाए हुए पैसों की मदद से एरिक अपने लिए एक जाना माना वकील हायर कर लेता है, जिसका फायदा उसे ये मिला कि लॉयर ने कोर्ट में बेल अमाउंट को नेगोशिएट करके $1000 करवा दिया और एरिक ये बेल अमाउंट देकर जेल से बाहर आ गया। जेल से निकलने के बाद एरिक के सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी लगातार लगने वाली लीगल फीस, जो इस केस को लड़ने में खर्च हो रही थी और उसके पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना खर्चा आसानी से उठा सके। और तभी उसे रशियन कैदी का दिया हुआ ऑफर याद आता है। एरिक को लगने लगता है कि यही एक रास्ता है जिसकी मदद से वो अपने कर्जे उतार सकता है और इस केस में खर्च होने वाली लीगल फीस का भी इंतजाम कर सकता है। इसी सोच और कश्मकश में वो फैसला करता है कि वो दोबारा क्राइम और फ्रॉड के रास्ते को चुनेगा और वो इस रशियन कैदी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। बहरहाल इसी दौरान वो रशियन कैदी भी बेल पर बाहर आ जाता है, जिसके बाद एरिक और उसकी मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि एरिक ने दोबारा क्राइम और फ्रॉड का रास्ता तो चुन लिया था, मगर इस बार वो फैसला करता है कि वो खुद किसी भी तरह के फ्रॉड ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करेगा। अब एरिक और रशियन कैदी रोज रात एरिक के वेयरहाउस में मिलने लगे इस नए फ्रॉड की प्लानिंग करने के लिए, जिसमें वो कैदी उसे फ्रॉड को अंजाम देने की हर बारीकी को समझाने लगा। मगर एरिक इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि पुलिस अब भी चुपकर उस पर नजर रख रही है। एरिक जब से बेल पर बाहर आया था तब से पुलिस लगातार उसके घर और वो कहाँ आता जाता है हर बात पर नजर रख रही थी और इसी दौरान पुलिस उस रशियन कैदी को भी एरिक के घर आते जाते देख लेती है। ये देख पुलिस को एरिक पर शक होने लगता है कि वो इस कैदी के साथ मिलकर फिर से कोई फ्रॉड को अंजाम देने वाला है और इसीलिए वो सही सबूत और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। महज कुछ ही दिन नजर रखने के बाद पुलिस के हाथ कुछ सबूत लगते हैं और इन्हीं सबूत के बिना पर एक रात जब एरिक और रशियन कैदी अपनी प्लानिंग कर रहे थे, उसी वक्त पुलिस उनके वेयर हाउस में रेड मार देती है। इस रेड के बाद पुलिस दोबारा उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल में मुलाकात के दौरान एरिक का लॉयर उससे कहता है कि वो उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा और इस बार केस लड़ने के लिए वो एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लॉयर जज से कहता है कि कसिनो कभी ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि उन्हें अपने यहाँ कोई भी चिप्स नकली मिले हो और क्योंकि ये सभी नकली कसिनो चिप्स खेल के दौरान असली कसिनो चिप्स के साथ मिला दिए जाते थे, इसीलिए कभी भी कसिनो नकली चिप्स की पहचान नहीं कर पाया। कोर्ट के पास भी महज उस औरत की गवाही थी जो जेरेमी को ब्लैकमेल कर रही थी, मगर एरिक के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था और लॉयर की इस दलील के बाद ये केस और भी कमजोर पड़ गया। उस लॉयर ने कोर्ट में ये भी कहा कि जो भी नकली कॉइन्स मिले वो एरिक के वेयरहाउस से ही मिले, मगर इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उसने ये कॉइन्स कसिनो में इस्तेमाल किए।
एरिक के वेयरहाउस से पुलिस को जो भी नकली कसिनो कॉइन्स मिले उनकी कीमत महज $30,000 थी और ये कसिनोस में चलाए हुए उन नकली कसिनोस चिप्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था जिनकी कीमत कई लाखों डॉलर में थी। बहरहाल कोई पुख्ता सबूत ना होने और बहुत ही कम अमाउंट के नकली चिप्स बरामद होने की वजह से कोर्ट उसे महज 3 साल की सजा सुनाती है और वही जेरेमी जो इस फ्रॉड से पहले भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये थी कहानी उस शातिर आदमी की जिसने अपनी चालाकी से कसिनो को ठगने का वो अनोखा तरीका निकाला जिसे ना आज तक किसी ने सुना और ना ही कसिनो इस बारे में सोच पाया, मगर अपने पार्टनर की नशे की लत और बेवकूफी की वजह से वो पकड़े गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।